यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, इस सभा में इस मैसूर शहर से पधारे हुए सभी लोग, पत्रकार बंधु, आज मेरे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि मैं आज इस शहर में आने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं जब पहले आया था बेंगलोर में, तब थोड़ा बहुत देखा था बेंगलोर और आसपास के इलाके को। आज मैसूर को देखा। उसके बाद आज पूरा दिन यहाँ घूमता रहा और अंतिम यहाँ इस सभा में आज आपके सामने हूँ। तो यहाँ पे आज जो अवार्ड सेरेमनी हुआ, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका जो देश के इस योगदान के लिए जो आपका सहयोग है वो अमूल्य है। आपकी पत्रकारिता और आपके जो कार्य हैं जो अपने लोगों के प्रति, वो कोई और नहीं कर सकता। मैं सुबह से सुन रहा था कि आप लोग किस तरीके से काम यहाँ करते हैं और कैसे कैसे आप जो कुछ भी आपके पास है वो दूसरों के लिए निछावर करते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है कि देश सेवा या बाकी जो चीज़ें हैं जो हम लेके चलते हैं कि फ़ौज में रह के ही कर सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जिस भी जगह हैं, बस अपना देश प्रथम लेके और हमेशा देश को आगे रख के चलेंगे तो हमेशा आपका जो योगदान है वो पूरी दुनिया और पूरा देश जानेगा। मुझे कल से ये नहीं कहा जा रहा कि आपको कुछ कहना है। वैसे आजकल बहुत फॉरवर्ड लोग हैं जो आजकल नेट पे हर चीज़ मिल जाती है। फिल्में काफ़ी कारगिल वॉर पे बनी हैं, बुक्स छपी हैं, लेकिन फिर भी चलो आपने आज कहने का अवसर दिया है तो मैं कुछ एक एक्सपीरियंस जो अपने हैं, जो मेरी यूनिट, मेरे रेजिमेंट के द्वारा वहाँ पे या बाकी आर्मी ने जो वहाँ पे किया है, जो लोग उस इलाके में गए हैं उन सबको पता है कि वो इलाका कितना मुश्किल, वहाँ ज़िंदगी जीना कैसे दुश्वार है। लेकिन उसके बाद जो वॉर के बीच में हुआ, तकरीबन 1.5 महीने का जो समय था जो हमने वहाँ पे व्यतीत किया, वो मुश्किलातें क्या थी, कैसे कैसे हमने उनका सामना किया, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी देर से कह रहे हैं कि 1 घंटा हम ऐसे लेट चल रहे हैं। तो मैं सबका वो रखूँगा कि आगे भी अवार्ड सेरेमनी है, बाकी लोगों को भी कुछ अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचाना है। तो कारगिल वॉर जो थी, आप सबने सुना भी है, देखा भी है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस में जो ऑपरेशन कहेंगे हम, उसको वॉर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने हमारे जो देश ने या हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो नाम दिया था ऑपरेशन विजय का दिया था। तो उस ऑपरेशन को जब किया गया था बहुत कम समय के बीच में, जब भी कभी हम बड़े ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, काफ़ी दिनों तक तैयारी करते हैं, उसके बाद प्लानिंग के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन कारगिल वॉर के टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि हम प्लानिंग करें कि कब हमने हमला करना है या हमने कब अटैक करना है या कब उस इलाके को दुश्मन से छुड़वाना है। तो जो पलटनें वहाँ पे जो JNK में थी, जो वहाँ से जाने वाली थी कुछ समय के बाद, वहाँ से या जो जिनकी रिलीविंग हो चुका था, उन पलटनों को वहाँ से सीधा द्रास भेजा गया, जिसमें से एक पलटन मेरी भी थी। हमें तो सिर्फ जब फर्स्ट खबर मिली थी कि सिर्फ कुछ एक घुसपैठिए हैं, उनको पीछे भगाना है अपने इलाके से,
लेकिन जब मैं द्रास पे पहुंचा था, जब मेरी पलटन पहुंची वहाँ पे, तो जब देखा तो बहुत यानी खबरें ऐसी थी जिससे कि लगता था कि उनकी जो आर्मी है वो डिप्लॉयमेंट है। तो जब फर्स्ट वॉर जब स्टार्ट हुआ तोलोलिंग से, जो आपने देखा होगा, जो लोग वहाँ पे रहे हैं, जो आज हमारा जहाँ वार मेमोरियल बना है तोलोलिंग की पहाड़ी के पास में, तो फर्स्ट लड़ाई जो थी तोलोलिंग से स्टार्ट हुई थी। मई 20 से लेके 13 जून को जाके वहाँ पे कामयाबी हासिल हुई थी। सेकंड राइफल और 18 ग्रेनेडियर्स 2 रेजिमेंटें वहाँ पे थी। उसके बाद मेरी बटालियन का टास्क था, हम प्रॉक्की नंबर 5140 पहाड़ी थी एक, जिसको हमने दुश्मन के कब्जे से आज़ाद करवाना था। तो उसमें आपने देखा होगा जो हमारे कैप्टन बत्रा साहब थे मेरी बटालियन के 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के, जिन्होंने एक नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर का। तो वो द्रास की जो टॉप हाइट थी जो उस इलाके में, उसको कैप्चर करने के बाद जब उन्होंने अपने कमांडिंग अफसर को जो एक संदेश देना था कि जो मेरा टास्क था, जो मुझे आदेश मिले थे, मैंने उसको पूरा किया है। तो वो जब उन्होंने वापस सीओ साहब को बताना था कि जो टास्क है पूरा हो गया, तो वो उन्होंने नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर का। क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के पास भी सेम सेट थे, तो हमारी जो बातें थी वो सुनते थे, या जो भी हम बात करना चाहते हैं तो वो सेट प्रेस करते थे ताकि हमारी बात हमारे कमांडर्स तक ना पहुंच पाए। तो इसलिए कोड वर्ड में हम हमेशा बात करते थे। तो कोड वर्ड उन्होंने यही रखा था, जब सक्सेसफुल होंगे तो उसका ये सिग्नल रहेगा, ताकि सीओ साहब को पता चल जाएगा कि जो टास्क है पूरा हो चुका है। उसके बाद ये पूरा इलाका जब हमने कैप्चर करने के बाद वापस हम लोग गुमरी आए थे, 1 हफ्ते का रेस्ट था। उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन था मस्को वैली .4875 का था। अगर आप अब कभी जाने का मौका लगेगा तो जो वहाँ आजकल कारगिल बैटल स्कूल है, जो हमें ट्रेनिंग देता है, उस इलाके में जो हमारी फ़ौज जो भी जाती है उनको ट्रेनिंग देता है उस इलाके में रहने के लिए, किस तरीके से वहाँ पे रहना, जो क्लाइमेटेशन करवाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ बिल्कुल उससे बिल्कुल लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, पहली पहाड़ी जो शुरू होती थी, जहाँ से शुरुआत थी मस्को का, वहाँ पे वो दुश्मन का पोस्ट थे 2, जो 4875 और फ्लैट टॉप के नाम से था, जिसे कैप्चर करने के लिए मेरी बटालियन को टास्क मिला था। और बटालियन ने हमें, हमारी जो चार्ली कंपनी थी, सी कंपनी, उनको टास्क दिया था। मैं उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि मैं एक हमारी जो लीडिंग सेक्शन थी उसका मैं स्काउट था जो आगे चलने का। तो हमारे को जो पहले जो टास्क मिला था उसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि आपने पूरी कंपनी को अपने दिए उस मैप पे ऊपर तक पहुंचाना जहां दुश्मन है, उसके बाद बाकी का कार्रवाई होगी। लेकिन जो हमारा 4 और 5 जुलाई को ऑपरेशन था, या 4 जुलाई को ऑपरेशन था रात को, लेकिन हम जब दुश्मन की तरफ जब बढ़े थे लास्ट लाइट के बाद, तो हम लोग पहुंच नहीं पाए टाइम से। जो हमने टाइम प्लान था, जो फायर स्पॉट के हमें जो मिलना था वो मिला, लेकिन दुश्मन का फायर इतना ज़्यादा था कि हम लोग उस पोस्ट तक पहुंच नहीं पाए। और जो रात को हमने अटैक करना था 2:30 से 3 बजे के करीब, वो हम कर नहीं पाए। और सुबह तक हम चलते रहे, तब जाके हम उन दुश्मन से तकरीबन 200-250 मीटर पीछे जो एक पोस्ट था छोटे वाला, जो साउथ स्पर के नाम से था, वहाँ पे हमने पोजीशन ली। दिन निकल गया, हम कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब दिन निकलने के बाद दुश्मन को हमारी जो पोजीशन सी जहाँ बैठे थे हम, वो दिखाई देना शुरू हुआ, तो हमारे पे दुश्मन का फायर आ गया फर्स्ट लाइट के साथ ही। और हमारी सुबह ही मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे ही कैजुअलिटी शुरू हो गई। तो जो मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत साहब, जब उन्होंने देखा कि 1-1.5 घंटा अभी लाइट हुआ और उसी में ही मेरे 4 से 5 जवान इंजर्ड हो गए, तो मैं शाम तक क्या करूँगा। तो उन्होंने सीओ साहब से बात की, लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी साहब थे हमारे उस टाइम पे सीओ। तो उनसे बात की है कि हमने एक ऑपरेशन जो पहले द्रास में किया था हम परोक्की पे, उसमें भी एक ऑपरेशन जो हमारे अल्फा कंपनी मेजर भास्कर साहब की अध्यक्षता में हुआ था, तो वो भी डे में किया था हमने। उसमें सिर्फ एक चीज़ शामिल थी कि हमें जोश चाहिए। हम पहाड़ी के एक रिज पे बैठे थे और दूसरी किनारे तक हमने जाना था पोस्ट कैप्चर करते हुए, तो उसमें हम बराबर में बैठे थे। और बराबर में बैठने से क्या था कि एक साइड से हमने शुरू करना था और लास्ट पहाड़ी के किनारे तक उसको फिनिश करना था। तो वहाँ हमने जो भी कार्रवाई की थी दिन को सिर्फ जोश में की थी, जो कि वॉर के बीच में कहीं भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन वहाँ जो हमारे कंपनी कमांडर थे मेजर भास्कर साहब,
उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि दुश्मन को नहीं पता है कि हम अटैक करेंगे, और हम जब अटैक करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम करते आए हैं। हम अपना जो टैक्टिस है उसको चेंज करेंगे और अचानक से धावा करेंगे ताकि उसको भी पता ना चले कि हम क्या करने वाले। तो वो जब दिन को अटैक किया था उन्होंने, तो दुश्मन सिर्फ 15 मिनट में अपने सारे पोस्ट छोड़ के भाग गया था, क्योंकि वो रेडी था ही नहीं लड़ाई के लिए, वो वॉर के लिए लड़ाई वहां बैठा ही नहीं था उस टाइम पे। जो उसके बाकी लोग थे वो रेस्ट पे थे। तो अचानक से जब अटैक कर दिया और हमारे जो जवान थे जो अल्फा कंपनी के, सिर्फ खड़े होकर भागना शुरू किया, जबकि वॉर जोन के बीच में ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप खड़े होकर भागना शुरू करेंगे, और वो भी दिन का टाइम 10:30 बजे। तो दुश्मन भागते टाइम सिर्फ एक चीज बोलता था कि इंडियन आर्मी पागल हो गई, क्योंकि वो पागलपन ही था कंपनी कमांडर का। लेकिन कंपनी कमांडर ने जो 2 दिन का जो उन्होंने देखा था, उसके बीच में यही था कि 2 दिन जब ऑपरेशन करते थे वो, तो दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन का रात को पता नहीं चल पाता था, क्योंकि पक्के बंकर नहीं थे, वहां सिर्फ संगड़ थे जो पत्थरों से बनाए गए थे। तो किसी भी पत्थर के पीछे छुप जाते थे दुश्मन, तो आइडिया नहीं चलता था, और हम लोग उनको क्रॉस करके आगे निकल जाते, तो पीछे से भी फायर आता था और आगे से भी फायर आता था। तो उसमें हमारी डेली कैजुअल्टी होती थी। इसलिए दिन को ऑपरेशन किया ताकि हमें यह पता चले कि दुश्मन है कहां। तो जब सेकंड ऑपरेशन की बारी आई तो वहां हमने रात को ऑपरेशन प्लान किया था, लेकिन दुश्मन ने इतना फायर खोल दिया कि हम लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि इतना वहां जितना भी आप चढ़ते जाओगे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आपकी जो रफ्तार है चलने की वो भी कम हो जाती है, ऊपर से दुश्मन का फायर रहेगा, तो रफ्तार बहुत कम से कम हो जाती है। तो जो हमने जो टाइम प्लान बनाया था या जिस हिसाब से हमने रखा था कि इतने बजे तक हम वहां पहुंचेंगे और अटैक करेंगे, वो नहीं कर पाए। जब दिन को जब कैजुअल्टी शुरू हो गई हमारी भी, तो हमें फिर वो पीछे वाले जो दिन थे जो भास्कर साहब ने जहां अटैक किया था दिन को, तो फिर वो प्लान करने का मेरे कंपनी कमांडर ने भी सोचा, लेकिन वहां हम बराबर में थे। यहां ऊपर और नीचे की लड़ाई थी अभी, यहां हम उसके बराबर में नहीं आए थे अभी तक। जब हम तीसरे दिन ऊपर पहुंचे हैं तो आप आइडिया काट सकते हैं, 3 दिन बिना खाए पिए चलना और ऊपर तक पहुंचना, और वो भी ऐसे इलाके में जाके जहां ना तो पानी है, ना पेड़ है, ना घास है, ना मिट्टी है, ओनली पत्थर है, और दूसरा ऊपर से ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी। तो तीसरे दिन जब हमें अटैक नहीं कर पाए और दिन निकल गया, कैजुअल्टी शुरू हो गई, हमारे जवान जो साथी थे इंजर्ड होना शुरू हो गए, तो मेरे कंपनी कमांडर ने पहले सीओ साहब से बात की कि अगर साहब हमें भी फायर सपोर्ट मिले अल्फा कंपनी की तरह तो हम भी दिन को प्लान करेंगे। लेकिन दिन को हर कोई वहाँ एरिया को देख के या दुश्मन की स्थिति को देख के ही परमिशन दी जाती थी। तो दुश्मन हमारे से अभी तक काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा था, तो काफ़ी देर पहले तो सीओ साहब नहीं माने, लेकिन जब पूरे हालात हमने भी बताए, और जो हमारे साथ दूसरी पहाड़ी थी पिंपल 1-2 करके, जिसमें 17 जाट हमारे साथ सेम टाइम अटैक कर रही थी, उनको भी सेम दिक्कत थी, उनके भी काफ़ी जवान इंजर्ड हो चुके थे। तो जब दोनों कंपनी कमांडरों ने नीचे अपने अपने सीईओ से बात की, तो फिर दोनों ही सीईओ माने और नीचे से हमें फायर सपोर्ट मिला। तो मेरे सीईओ साहब ने सिर्फ इतना चेंज किया था जो भास्कर साहब के और यहाँ के उसमें, कि वहाँ पे हम सिर्फ हल्ला जोश के साथ बढ़े थे, लेकिन यहाँ जितनी भी कार्रवाई होगी साइलेंट होगी। जब हम फायर सपोर्ट लेंगे दुश्मन के संगड़ के आसपास में, तो दुश्मन का उस टाइम फायर बंद हो जाएगा और आप लोग यहाँ से दौड़ के उस पोस्ट के नीचे तक पहुँच जाओगे, और उसके बाद आपने कार्रवाई करना है। तो हम लोगों ने जैसे प्लान तो कर लिया कि वहां तक जाना है, कौन कौन जाएगा। तो पहले तो लीडिंग सेक्शन थी जो हमारी एक जैसी 10 OR की, तो हम लोग जैसे ही फायर सपोर्ट मिला 10:30 बजे सेम टाइम हमने चुना था, जो भास्कर साहब ने 10:30 का टाइम रखा था, हमने यहाँ भी 10:30 रखा, और 10:30 बजे जैसे फायर सपोर्ट मिला जो हमारी सेक्शन थी एक जैसी 10 OR की, हम लोग आगे भाग गए। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि वहां भागना बहुत मुश्किल था, लेकिन सबको पता था कि जो फायर है दुश्मन का सिर्फ 40 से 45 सेकंड के लिए बंद होगा, उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। जब तक वो फायर सपोर्ट का जो आर्टिलरी का या RL या मुजाइल का जो जितना भी हम फायर सपोर्ट ले रहे थे पीछे से, जब तक वो उसके संगड़ के आसपास में गोला फट रहा है तब तक, जब वो गोला फटना बंद हो जाएगा तो वो फायर करना शुरू कर जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 40 से 45 सेकंड थे जो हमने उसके पोस्ट के नीचे तक पहुंचना था।
और जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन कम है तो दौड़ना मुश्किल था, लेकिन जब दुश्मन की गोली ऊपर चल रही थी तो हमें ये था कि अगर नहीं पहुंचेंगे तो यह मारे जाएंगे। तो सभी के सभी हम 11 के 11 लोग दिए उस समय पे, जैसे दोबारा फायर सपोर्ट मिला हम लोग दौड़ के आगे तक पहुंच गए और उसके संगड़ के नीचे पहुंच गए। उसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था, पूरा दिन था, उसके बाद रात थी, रात को अटैक करना था, लेकिन हमने दिन को प्लान इसलिए किया था कि हम दुश्मन को थोड़ा एंगेज कर पाए ताकि हमारी जो कैजुअलिटी है वो कम रहे। तो हम लोग धीरे धीरे क्रॉल करते गए। अब दिन का टाइम था, ना तो कोई सर उठा सकता था जमीन से ऊपर, ना कोई उठ के चल सकता था। तो जिसको लगता था कि मुझे आड़ है, आगे पत्थर तक मैं पहुंच सकता हूं, वैसे क्रॉल कर करके आगे पहुंचते थे। 10:30 बजे मूव किया था। टोटल 150 से 200 मीटर का इलाका था बीच का, जिसमें हमने मूव करना था। और हम 1 बजे जाके फर्स्ट बंकर तक पहुंचे, वो भी सिर्फ 2 जवान थे और दोनों हम बिल्कुल न्यू, जिनकी 2 साल की ट्रेनिंग को मिला लेंगे तो 3 साल। तो हमारे पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं थे कि बंकर को बर्बाद करना तो करना कैसे, क्योंकि जो हम ये लड़ाई वॉर वाली जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं ये तकरीबन हम पलटन में रह के, जब ट्रेनिंग पासिंग आउट होने के बाद जब पलटनों में जाते हैं तो पलटनों में बड़ी बड़ी एक्सरसाइज चलती हैं ब्रिगेड कोर कमांडर लेवल पे, तो उसमें वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे कैसे लेवल पे अटैक होता है और कैसे कैसे आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन मैंने तो वो भी कुछ नहीं देखा था। मेरे पास सिर्फ 2 साल का J&K का एक्सपीरियंस था, जो टेररिस्ट के साथ अम्बुश पेट्रोल लगाना और डेली कहीं ना कहीं ऑपरेशन करना। जो मेरा बड्डी था वो भी सेम। तो हम सोच रहे थे कि जो हमारे साथ जो सीनियर लोग थे, जो दूसरे, अगर कोई आए और हमें कुछ आइडिया दे कि इसको हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं, तो हम जब तक देखते वहाँ नीचे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सब उठ नहीं सकते थे वहाँ पे, अपनी अपनी आड़ के उसमें थे कि कब उसको फायर सपोर्ट मिलेगा और आगे एडवांस करेगा। तो जब ज़्यादा समय हो गया कि यहाँ हम ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते थे बंकर के बाहर बिल्कुल जस्ट, क्योंकि दुश्मन को अभी तक ये पता नहीं था कि हम लोग बाहर हैं, 2 जवान बाहर हैं। अगर उसको पता चल जाता वो पत्थर मार के ही मार देता हमारे को, हम तो फायर कर नहीं सकते थे अंदर। तो फिर उस टाइम पे हमें और कुछ दिखाई नहीं दिया। हमारे पास 2 ग्रेनेड हर जवान के पास रहते थे। तो मेरे बड्डी ने कहा कि मैं लेफ्ट साइड में थोड़े आगे जाके ग्रेनेड फेंकूंगा, अगर बंकर में ग्रेनेड फट गया और इसकी गन फायर करना बंद कर जाएगी तो दोनों गने हाथ से निकाल के बाहर फेंक देना, और जो होल है उसका लूप होल जो उसका है जिसमें उसने गन लगा रखी, उसमें अपना वेपन हथियार लगा के फायर खोल देना। तो जो मेरा बड्डी था लेफ्ट साइड में गया, थोड़ा आगे क्रॉल करके वहाँ से ग्रेनेड फेंकना था। तो अभी लेट के ग्रेनेड फेंकना, वो भी हाइट में ऊपर की तरफ, अगर पत्थर से टकरा गया तो भी अपने ऊपर 4 सेकंड का टाइम है, दोबारा फेंकने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसने जो पहला ग्रेनेड फेंका तो जोर लगा दिया, तो वो संगड़ के पीछे चला गया, वो उसके अंदर नहीं गिर पाया। और जब संगड़ के पीछे ग्रेनेड फट गया तो दुश्मन को पता चल गया कि मेरे बंकर के बाहर इंडियन आर्मी पहुंच गई है। उसको अभी तक ये पता नहीं था 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक कि हम आगे एडवांस कर चुके हैं, लेकिन अभी पता चल गया था। तो हम उस टाइम पे, जिसको बोलते हैं ना कि हमारा जो सोचने की शक्ति है सब खत्म हो गई, क्योंकि उस टाइम ऐसा समय था कि किस सेकंड क्या हो सकता है कोई पता नहीं था। और उस टाइम पे सही में दिमाग काम करना सब बंद कर जाता है। जो आप सोच के गए थे कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, जो मैंने और बड्डी ने प्लान किया था कि आप ग्रेनेड फेंकना मैं गन निकालूंगा, उस टाइम सब वाश हो गया। क्योंकि अभी हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि उसको हम गन को हटा पाएं। लेकिन बड्डी ने दोनों ग्रेनेड क्या था रेडी करके रखे थे। जब एक ग्रेनेड उसका अंदर नहीं गिरा तो उसने तुरंत दूसरा ग्रेनेड फेंक दिया, और जब तक हम ये सोच पाते तब तक ग्रेनेड अंदर फट गया और उसकी दोनों गनें फायर करना बंद कर गई। बस मेरे पास वही टाइम था कि मैं उस टाइम को अभी गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि फर्स्ट ग्रेनेड फेंकने के बाद जो दिमाग में जो चीज़ें आई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने हाथों में पट्टियाँ बांधी थी, जो फील्ड पट्टी अपने आप को ड्रेसिंग करने के लिए जो मिलती है, तो क्योंकि बैरल गर्म थी तो उसको हाथ लगाना मुश्किल था। तो अगर ऐसे मैं नंगे हाथ लगाता तो मेरे हाथ जल जाते, उसके बाद मैं फिर कुछ कर नहीं पाता। तो पट्टियाँ बांधी थी, तो पट्टियाँ बांध के दोनों गने जब नीचे निकाल ली तो उसके पास दूसरा वेपन निकालने के लिए नीचे जाना पड़ना, या तो स्टोर में जाएगा या उसने संगड़ में जो नीचे रखा था वो उठाना था। जब तक वो दोबारा जो बाकी जो बचे हुए लोग थे वो जब तक दूसरा वेपन उठाते तब तक मैं उस होल में खड़ा हो गया जाके। तो मेरे पास AK-47 था, तो मैंने सिर्फ चंद सेकंड के लिए उस अंदर देखा था कि कौन कहाँ है। तो मेरे को सिर्फ 3 जवान उनके दिखाई दिए थे, तो मैंने फायर खोल दिया।
तो जैसे तीनों के तीनों बचे थे वो मारे गए। उसके बाद हमने जो संगड़ था उसमें जितनी भी उनकी कैजुअलिटी थी सब पे पहले रीचेक फायर किया एक राउंड, और फिर संगड़ को तोड़ा अपनी तरफ से जिस साइड से हमने कैप्चर किया था, क्योंकि पीछे साइड हम जा नहीं सकते थे, दूसरा संगड़ और था पीछे उसके। तो यहीं से तोड़ के हमने जो वेपन उसके छीने थे, दोनों पे एमिनिशन लगा हुआ था ऑलरेडी, उस पर चेन लगी देती है जो एमएमजी थी, यानी हमारी एमएमजी और उनकी यूएमजी है, यूनिवर्सल मशीन गन। तो उसी को लेके हमने दूसरे संगड़ पे धावा बोल दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और कंपनी कमांडर के क्लियर आदेश थे कि उनको रीएडजस्ट होने का टाइम नहीं देना। उनके ऊपर जो प्रेशर आपने बना दिया है इस बंकर को लेने के लिए, वो अगले बंकर क्या जितने बंकर आपने लेने उनको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर आपने टाइम दे दिया तो आपने जितना टाइम यहाँ लगाया फर्स्ट बंकर को लेने के लिए, अगले पे भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। तो इस करके हमने जो हमारे बाकी जवान थे जो पीछे जो हमारे आ रहे थे, तो वो उसमें 4 जवान हमारे इंजर्ड हो गए थे। मेरे पार्टी कमांडर जो थे जेसीओ साहब वो भी इंजर्ड हो गए थे। तो उनको हमने फर्स्ट बंकर में वहीं पे फायर सपोर्ट के लिए बैठा दिया और 6 जवान हम फिर आगे निकल गए। अभी अगले जो संगड़ था उसमें दुश्मन थोड़ा तेज निकला, उसने अपने 2 जवानों को बाहर बैठा दिया बंकर के लेफ्ट साइड में और बाकी बंकर में बैठ गए। हम सिर्फ बंकर को कवर करके चल रहे थे, यहाँ से फायर से कवर कर दिया, लेफ्ट साइड से हम निकल गए नीचे। और जब सेकंड बंकर पे चढ़ना शुरू किया तो लेफ्ट साइड से जो बैठे थे उन्होंने पहले कभी फायर नहीं खोला, जबकि हम उनके रेंज में थे, उनके वेपन के रेंज में थे, बिल्कुल दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन उसको पता था कि अगर मैं एक पे फायर खोलूंगा तो ये ऊपरी हैं, ये वापस चले जाएंगे। तो उसने ठीक हमें नीचे आने दिया। दोबारा जब चढ़ना था दूसरे संगड़ की तरफ, तब अचानक से फायर खोला। तो वो सिस्ट लेके बैठा था, तो जो फर्स्ट में फायर खोला उसने, तो मेरे जो 2 साथी थे प्रवीण और श्याम, तो उनको डायरेक्ट हिट लगा था सामने। तो फायर की आवाज़ जब हमने सुनी तो हम भी जहाँ थे लेट गए। अभी लेट गए तो मेरी जो लेफ्ट टांग थी ये लेफ्ट साइड में रह गई थोड़ी सी, उसको दिखाई देना शुरू कर गई, क्योंकि पत्थर जो थे हम ढूंढने नहीं गए कि कितनी बड़ी आड़ मेरे को चाहिए। तो जो वहाँ आड़ थी जितनी थी बस उसमें लेट गए। तो उसमें मेरा ये एक टांग रह गई जो उसको दिख रही थी। तो उसने ब्रश फायर खोला तो मेरे पहले टांग में गोली लगी। गोली लगने के बाद जैसे मेरे को एहसास हुआ कि गोली लग गई तो मैंने टांग को थोड़ा सीधा किया तो उसको दिखाई देना बंद हो गई। तो उसको पता था कि यहाँ कोई था पहले, तो उसने कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक वहीं फायर रखा, वहीं फायर खोलता रहा। तो पत्थर से टकरा के फिर गोलियाँ साइड में लग गई टांग में। तो मैंने अपने बडी से बात की, मैं बोला सर मेरे को गोली लग गई है। तो उसने कहा कि मेरे पास आगे आ जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ आड़ अच्छी है तो आप वहाँ तक पहुँचो। तो क्रॉल करके मैं उस तक पहुँचा। राइट में जो हमारे दूसरे साथी थे, जब हमने सेट पे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम भी दोनों इंजर्ड हो गए। लेफ्ट वालों से बात करें तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो दोनों डेथ हो चुके थे। अभी 6 जवान थे, 6 में से 3 इंजर्ड थे, 1 सेफ था, 2 डेथ हो चुके थे। दुश्मन ने आधे घंटे तक दोनों ने हमारे पे इतना फायर खोल के रखा कि हमें सांस लेने का मौका नहीं दिया, हमें ये सोचने का मौका नहीं दिया कि मुझे भी गोलियां लगी हैं। हम तीनों की हालत एक जैसे ही थी, जो हम जवान वहाँ बैठे थे जो इंजर्ड थे तीनों। ना तो किसी को फर्स्ट एड करने दिया, ना कुछ करने दिया। तो हमने भी फिर वही बात आ गई कि अभी उसको कुछ तो एहसास करवाना था, तभी तो उसने हमारा पीछा छोड़ना था। तो हमने भी बिना चिल्लाए, बिना किसी की हेल्प किए वहाँ से हिले नहीं, जहाँ थे बस वहीं पड़े रहे। यानी उसको इतना एहसास करवा दिया कि जो यहाँ थे मर गए। जब उसको आधे घंटे तक उसने फायर खो रखा, हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना बातचीत की, ना कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट। तो उसको लगा कि अभी यहाँ जितने थे सब मारे गए। तब वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर पोस्ट पे जाने लगा। तो अभी हाइट में जब चढ़ेगा ऊपर तो उसके पाँव से पत्थर निकलेंगे ही। तो जब पत्थर उसके पाँव से गिरा और आवाज़ आई तो हमें आइडिया लग गया कि अभी ये चल रहा है, अब ये सिस्ट लेके फायर नहीं खोल सकता। तो हम लोग तो बैठे थे दोनों, तो मैं और मेरा जो बडी थे हम बीच में थे। तो हम दोनों वहाँ पे से निकले, तो जब सामने जो देखा तो आराम से गन कंधे पे रख के और ऐसे चढ़ रहा था जैसे वो पूरे पोस्ट को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया उसने। तो हमने जैसे इसके ऊपर फायर खोला दोनों का मरना, और जो बंकर में जितने उनके जवान थे भाग लिए, क्योंकि उनको पता था कि जो यहाँ अटैक आया था, जो आर्मी के जवान यहाँ इंडियन आर्मी पहुंची थी वो तो मारे गए, अभी इनका दूसरी साइड से अटैक आ गया, इसलिए 2 बचे थे वो दोनों भाग लिए। हमने कुछ देर इंतजार किया, क्रॉल करते हुए ऊपर तक गए, पीछे अपने जो साथी थे दूसरे बंकर पे वहाँ भी बात की, तो उन्होंने कहा कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ से।
तो हमने कहा हो सकता है जो लेफ्ट में जैसे हमें पहले धोखा दिया, हो सकता है वैसे कोई धोखा दे रहे हैं। हम आराम से क्रॉल करके गए, फर्स्ट बंकर में ग्रेनेड फेंका, फायर खोला, उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। बंकर को तोड़ा, अंदर गए, जो उनकी डेड बॉडीज थी जो क्रॉस फायर में या आरटी शेलिंग से जो मारे गए थे उनको ऊपर दोबारा से रीचेक फायर किया, अंदर गए। पीछे जो इलाका था उनका लिविंग और जो स्टोर और बाकी जो बना रखा था इलाका उन्होंने, उस इलाके में हम सर्च करने लग गए ऐसे लेट के वहाँ पे कि कौन सा इलाका कहाँ है और कहाँ से ये भाग सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जो लेज एरिया था जो लास्ट में जाके फॉरेस्ट शर्म पार्क के मस्को वैली के, तो उस पोस्ट पे जाना था उन्होंने। तो हमें भी आइडिया था कि इनके जाने के लिए इनका लास्ट पोस्ट वहाँ, तो यहाँ से भागेंगे तो वहाँ तक ही जाएंगे। तो हम बीच वाला जो इलाका था उसको देखना शुरू कर गए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद उन दोनों की लोकेशन जाहिर हुई, तो हम दोनों ने फिर सेम गन लगाई वहाँ पे और उनको दोनों को मार गिराया। तो बंकर तो हमने दोनों कैप्चर कर लिए। अभी जो लास्ट बंकर था इनका, उनको भी पता था कि यहाँ पे लास्ट तक कितने जवान पहुँचे इनके, तो उन्होंने काउंटर अटैक की कार्रवाई की। लेकिन जो अल्फा कंपनी थी साथ साथ में हमारे राइट साइड से लड़ रही थी, हमारा हेल्प कर रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारा जो पीछे का जो इलाका था सेफ होता गया, तो मेरी भी कंपनी साथ में पहुंच गई। तो वहाँ से दोबारा हमने फायर खोला, उनका काउंटर अटैक, फिर उनको वापस रास्ते से ही वापस हो गए वो। उसके बाद 5 तारीख को तक हमने सिर्फ इतना जो इलाका था, 2 जो संगठ थे वो हमने कैप्चर किए थे, चार्ली कंपनी, सी कंपनी ने। उसके बाद जो लास्ट बंकर जो बचा था उस एरिए का, वो फिर दोबारा से डेल्टा कंपनी, हमारे कैप्टन बत्रा साहब अपनी कंपनी को लेके गए थे। और 6 जुलाई को सेम जैसे हमारे साथ यहाँ पे हुआ सेकंड वाले बंकर पे कि उनके जवान कुछ बाहर निकल के बैठ गए, सेम बत्रा साहब के साथ भी वही हुआ। उनका जो फर्स्ट अटैक था रात को 6 तारीख रात को, तो उन्होंने संगड़ तो ले लिया, हाइट जो थी संगड़ जो था वो कैप्चर कर लिया, जो उनमें मारे गए उसमें से 2 जवान उनके भी भाग के पीछे बैठ गए। रात थी, पत्थर ज़्यादा थे, काफ़ी पथरीला इलाका था, तो कंपनी को वहीं स्टे किया रात को। और सुबह के टाइम पे जब दिन निकलना था उसके बाद अटैक करना था दोबारा। तो उसको भी पता था, पीछे सेकंड नागा ने अटैक कर रखा था, लास्ट वाला पोस्ट जो आगे वाला था वहाँ नागा ने पूरा एरिया घेर रखा था, इधर 17 जाट ने, पीछे हम थे। तो उनको भागने का रास्ता कहीं नहीं था। और वो सुन रहे थे, जब वो प्लान कर रहे थे कि हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, तो उनको पता था कि अभी हमारी बारी है। तो वो दोनों निकल के बाहर आ गए। अभी हमारी जो कंपनी बत्रा साहब और बाकी जो लोग थे वो प्लान ही कर रहे थे, तो और उसने तब तक फायर खोल दिया। तो और उस फायर की चपेट में बत्रा साहब को सामने भी फायर भी लग गया था, और साथ में जो हुड था उसमें उनका एक ग्रेनेड फेंका था उसने, तो वो ग्रेनेड भी उसमें गिर गया था। यानी बत्रा साहब का डेथ होना, जो लड़के हमारे दूसरे थे वो पीछे, उन्होंने उन दोनों को भी मार गिराया तब तक। लेकिन बत्रा साहब लास्ट मोमेंट जिसको बोल सकते हैं साहब, बत्रा साहब के डेथ होना और जो पाकिस्तानी जो 2 सोल्जर थे उनके मरने के बाद कोई गोली नहीं चली है। उसी दिन गवर्नमेंट ने भी सीज फायर घोषित कर दिया था, और उसी दिन हमारा जो इलाका था वो हमने पूरा कैप्चर कर लिया था। यानी आप बोल सकते हैं कि लड़ाई का जो लास्ट मोमेंट था उस पर उनकी शहीदी जो हुई है लास्ट मोमेंट पे हुई थी, बिल्कुल अंतिम समय, जिसको अगर 5 मिनट के लिए भी थोड़ा सा बदल सकते तो शायद आज वो जीवित होते। क्योंकि सिर्फ 2 जवान बचे थे और कुछ नहीं था। उनको हम, जैसे हम बोलते थे कि हम जब दुश्मन के संगड़ के बाहर थे पत्थर से मार देते, तो हमने भी पत्थर से मार देना था उनको। लेकिन बस वही बात थी कि थोड़ा सा क्यों कैसे का भी सवाल अभी है नहीं, ना उसका जवाब है हमारे पास कि वो समय कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। तो ये सारा करने के बाद फिर जो इलाका था वो हमने कैप्चर किया। और उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर वहाँ मारे गए थे, आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, बुक्स भी पढ़े होंगे काफ़ी सारे, पाकिस्तान ने कोई भी सोल्जर की अपनी डेड बॉडी वापस नहीं ली थी, खासकर हमारे मस्को और द्रास में। तो हमारे जो सीओ साहब थे, जो मेरे YK जोशी साहब, तो उन्होंने कहा कि जितनी डेड बॉडी पड़ी है इनको पहले पूरा रिकवर करो, क्लोज करो एक जगह पे। अभी कई बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, कुछ तो नहीं ला पाए, जो ऊपर थी उनको रिकवर किया था, जो 17 जाट के एरिए में थी, अपने 2 नागा थी। तो टोटल मिला के साथ मस्को में हमने 53 डेड बॉडी क्लोज किया था पाकिस्तान सोल्जर का। और जो अभी बत्रा टॉप के नाम से जो पोस्ट है जो हमने कैप्चर किया था और बत्रा साहब ने, तो वहीं पे ही वहीं कब्रिस्तान बनाया था। मौलवी को लेके गए थे, नीचे जो 16 ग्रेनेडियर थी उसमें मिक्स थी और मौलवी जी थे।
तो वो मौलवी को लेके सेम जैसे हम अपने सैनिक को एक सम्मान देते हैं अपने शहीद होने पे, सेम सैनिक सम्मान हमने पाकिस्तान सोल्जर को दिया था। बस इसमें एक चीज़ थी कि उनकी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता था उनके घर वालों को, क्योंकि उनको पता था कि मेरे घर का एक सदस्य वहाँ पे मारा गया या वहाँ लड़ रहा है और वो घर नहीं पहुँचा तो इसका मतलब मारा गया। तो इतना तो होगा अगर यहाँ से न्यूज़ जाएगी कि उनको वहाँ मिट्टी नसीब हुई है, वो इंडियन आर्मी ने वहाँ उनको वहाँ उनका कब्रिस्तान में वहाँ उनको दफनाया गया है, तो कम से कम घर वालों को इतना तसल्ली तो होगी। ये तो नहीं होगा कि वहाँ नाले में सड़ रही है उनकी बॉडी, और कईयों की सड़ रही होंगी शायद जो नहीं ला पाए, क्योंकि काफ़ी अगर आप सब कभी जाएंगे उस इलाके में तो देखना आपको जो पहाड़ियाँ हैं उसमें चलना मुश्किल है। लड़ाई लड़ना तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमें उस टाइम जब टास्क मिले थे तो वो सिर्फ इतना था कि जल्दी करना है, टाइम किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो 3 से 4 महीने के लिए ही इलाका खुलता है। बर्फ़ जब हटती है उसके बाद दोबारा बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, और बर्फ़ भी इतनी पड़ती है कि ग्लेशियर के बाद सेकंड नंबर उसी वहीं पे ही है, तो आप दोबारा वहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते। और एक बार छोड़ देते तो उनकी स्थिति और मजबूत कर लेते। अभी संगठ थे, अगली बार जब जाएंगे तो पक्के बंकर बन जाएंगे। तो उन चीज़ों को वो ज़्यादा मजबूती में ना हो, इसलिए वहीं ऑपरेशन ख़त्म करना था, उसी टाइम ऑपरेशन ख़त्म करने थे। और आपने देखा होगा कि जितने भी ऑपरेशन हमारी जितनी भी आर्मी वहाँ पे लड़ी है, सबको जितना टास्क मिला है सब ने उसको अंजाम तक पहुँचाया है। और जो इलाका जो था 120 किलोमीटर का तकरीबन इलाका था, जो द्रास से लेके बटालिक तक का, वो पूरा दोबारा अपने कब्जे में लिया था। और आज जहाँ पोस्ट पहले थे वहीं पे सेम अभी पुरानी जगह पे ही पोस्ट हैं हमारे। और अभी मैं जस्ट गया था पिछले वीक, तो मेरी यूनिट वहाँ पे पोस्टेड है अभी सेम जगह पे। तो मौका लगा था कुछ एरिया में जाने का, तो देखा कि जो इलाके हमने लिए थे उससे भी काफ़ी आगे वाले जो इलाके हैं जहाँ पे अभी हमारा डिप्लॉयमेंट है। बाकी सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये समय देने के लिए, इज्जत मान देने के लिए। समय बहुत हो गया, मैं सोचा था कि कम समय में टाइम लेके आप फिनिश करूंगा, लेकिन ये मेरे ज़िंदगी के पल हैं जो मैंने जिए हैं, तो क्या छोड़ूं और क्या बताऊं, उसमें से इसी कसम में रह के वो लंबा हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब सबका यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत साहब।